नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विथ एग्जाम टेंशन में। उम्मीद है आप स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे। एक बार फिर से हम नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित हो चुके हैं। आज का वीडियो जो है हमने क्लास 6 के चैप्टर 5 से लिया है, जिसका नाम है जिसका नाम देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। इसके अंतर्गत हमने आपको 150 प्रश्न लिए हैं जो MCQ प्रैक्टिस से हम आपको करवाएंगे, और ये सभी क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए हैं। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करिए। बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि वीडियो से आने वाले हर अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको ज्ञात है कि हम NCERT क्लास 6 का सभी चैप्टर का MCQ करवा रहे हैं। उसमें आज हमने 5वां चैप्टर लिया है जिसका नाम है राज, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। इसके अंतर्गत जो हमने 150 प्रश्नों को लिया है, एक एक करके हम इसको 5 पार्ट में करेंगे। तो आज सबसे पहला पार्ट हम देखते हैं। अगर इसका PDF अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम आपको दे देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न है कि लगभग कितने वर्ष पहले राजा बनने की प्रक्रिया में कुछ बड़े बदलाव आए। कितने वर्ष पहले राजा बनने की प्रक्रिया में कुछ बड़े बदलाव आए थे? तो आपके पास ऑप्शन है 10,000 वर्ष पहले, 2,000 वर्ष पहले, 3,000 वर्ष पहले या 4,000 वर्ष पहले। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा 3,000 वर्ष पहले राजा बनने की प्रक्रिया में बड़े बदलाव किए गए थे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लगभग 3,000 वर्ष पहले कोई व्यक्ति राजा किस प्रकार बनने लगा। यानी 3,000 वर्ष पहले राजा बनने की प्रक्रिया शुरू हुई और उसमें कोई व्यक्ति किस प्रकार राजा बनने लगा। तो आपके पास ऑप्शन है केवल जनता द्वारा चुने जाने पर, बड़े बड़े यज्ञ आयोजित करने पर, केवल वंशानुगत रूप से या विदेशी आक्रमण करके। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा कि बड़े बड़े यज्ञ आयोजित करके जो है कोई व्यक्ति राजा बनने लगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अश्वमेध यज्ञ में किस जानवर को स्वतंत्र रूप से चरने के लिए छोड़ दिया जाता था। आपके पास ऑप्शन क्या है? गाय, बैल, घोड़ा और आपका हाथी। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा घोड़ा। अश्वमेध यज्ञ जो है वो काफ़ी फेमस यज्ञ माना जाता था और इसमें घोड़े को स्वतंत्र रूप से चरने के लिए छोड़ दिया जाता था। जिस जगह तक घोड़ा जो है स्वतंत्र रूप से चरता था वो क्षेत्र जो है उस राजा का होता था जिसने घोड़ा छोड़ा है, और जिसने ये घोड़ा पकड़ा उसको उस राजा के साथ युद्ध करना होता था। नेक्स्ट देखिए, अश्वमेध यज्ञ में घोड़े की रक्षा कौन करते थे? जो घोड़ा छोड़ा जाता था उसकी रक्षा कौन करता था? तो आपके पास ऑप्शन है राजा के गुप्तचर करते थे, राजा के सिपाही या सैनिक करते थे, पुरोहित करता था या आम प्रजा करती थी। आपको बताना है कि कौन करता था। आम प्रजा करती थी कि पुरोहित करता था कि राजा के सिपाही या सैनिक करते थे या राजा के गुप्तचर करते थे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? राजा के सिपाही और सैनिक जो है उस घोड़े की रक्षा करने का काम करते थे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी अन्य राजा द्वारा अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को अपने राज में रोक लिया जाता है तो उसे क्या करना पड़ता था। आपके पास ऑप्शन है मित्रता संधि करनी पड़ती थी, युद्ध करना पड़ता था, कर देना पड़ता था या राज्य छोड़ना पड़ता था। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है कि उसे युद्ध करना पड़ता था उस राजा के साथ जिसका घोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि राजा ने अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को जाने दिया तो इसका क्या अर्थ होता था। इसका अर्थ होता था कि वो युद्ध से डरता है, वो यज्ञ कराने वाले राजा की श्रेष्ठता और शक्ति को स्वीकार करता है, वो अपना राज भेंट कर रहा है या वो सन्यासी बन रहा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा वो यज्ञ कराने वाले राजा की श्रेष्ठता या शक्ति को स्वीकार करता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अश्वमेध यज्ञ के सबसे प्रमुख स्थान किसका होता था। तो पुरोहित का होता था कि यज्ञ कराने वाले राजा का होता था कि सेनापति का होता था कि विदेशी अतिथि का होता था। अश्वमेध यज्ञ में सबसे प्रमुख स्थान किसका होता था? तो सबसे प्रमुख स्थान जो है यज्ञ कराने वाले राजा का होता था। नेक्स्ट देखिए, अश्वमेध यज्ञ में राजा को कहाँ बैठाया जाता था। आपके पास ऑप्शन है मिट्टी के फर्श पर बैठाया जाता था,
सिंहासन या बाघ की खाल का विशेष आसन पर बैठाया जाता था, रथ के ऊपर बैठाया जाता था या तांबे के सिंहासन पर बैठाया जाता था। आपको ध्यान से देखना है कि राजा को कहाँ बैठाया जाता था, किस जगह पर, मिट्टी पर बैठाया जाता था कि सिंहासन पर, कि रथ के ऊपर, कि तांबे के सिंहासन पर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सिंहासन पर या बाघ की खाल के विशेष आसन पर बैठाया जाता था राजा को। नेक्स्ट देखिए, यज्ञ के अवसर पर राजा जो है, राजा का जो सारथी है, जिसको सारथी मतलब रथ हाँकने वाला बोलते हैं, उसका क्या कार्य होता था। तो आपके पास ऑप्शन है राजा की सफलता और गुणों की कहानियों का गान करना, केवल रथ चलाना, अश्वमेध का घोड़ा संभालना या कर एकत्र करना। क्या काम था राजा का जो सारथी होता था, उसका क्या काम था। तो राजा के सारथी का जो काम होता था कि राजा की सफलता और गुणों की कहानियों का गुणगान करना राजा का सारथी का काम होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक से बढ़कर एक प्रश्न है, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूले। चलिए देखते हैं, अश्वमेध यज्ञ में राजा पर पवित्र जल का छिड़काव कौन करते थे। आपके पास ऑप्शन है राजा का पुत्र, पुरोहित, वैश्य या शूद्र। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, राजा पर पवित्र जल छिड़कने का काम जो है पुरोहितों का था। नेक्स्ट देखिए, यज्ञ में राजा के लिए उपहार कौन लाता था। तो यज्ञ में राजा के लिए उपहार कौन लाने का काम करते थे, विश्य या वैश्य करते थे, केवल शूद्र करते थे, केवल विदेशी राजा करते थे, केवल पुरोहित करते थे। तो यज्ञ में जो है वो उपहार लाने का काम जो है विश्य या वैश्य का था। ये जो है उपहार लाने का काम करते थे, राजा को भेंट देने का काम करते थे। नेक्स्ट देखिए, यज्ञ में किन लोगों को पूर्णतः अछूत और अनुष्ठानों में शामिल होने से वंचित रखा जाता था, यानी कौन लोग यज्ञ में शामिल नहीं हो सकते थे। आपके पास ऑप्शन है शूद्रों को शामिल नहीं हो सकते थे, वैश्य शामिल नहीं हो सकते थे, क्षत्रिय शामिल नहीं हो सकते थे या सारथी शामिल नहीं हो सकते थे। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर है कि शूद्रों को इसमें शामिल नहीं किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल में उत्तर भारत में विशेष रूप से गंगा जमुना क्षेत्र में रचे गए ग्रंथों को क्या कहा गया है। तो आपके पास है ऋग्वैदिक ग्रंथ कहा गया है, उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा गया है, संगम साहित्य कहा गया है या बौद्ध ग्रंथ कहा गया है। आपको बताना है कि उत्तर वैदिक काल में उत्तर भारत में जो गंगा जमुना क्षेत्र में जो ग्रंथ रचे गए हैं वो किस नाम से जाना गए हैं। तो उत्तर वैदिक ग्रंथ के नाम से जाना जाता है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर वैदिक ग्रंथ है। आपके पास बताना है वो ग्रंथ सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है या उपयुक्त सभी हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ये सभी जो है उत्तर वैदिक ग्रंथ है। नेक्स्ट देखिए, उत्तर वैदिक काल में समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया गया था। जो उत्तर वैदिक कालीन समाज था उसको कितने वर्गों में विभाजित किया गया था। आपके पास ऑप्शन है 2 में, 3 में, 4 में या 5 में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 4 में विभाजित किया गया था। 4 में जो है वो उत्तर वैदिक काल में समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। नेक्स्ट देखिए, समाज को 4 वर्णों में विभाजित करने का कार्य मुख्यतः किसने किया था। तो ये 4 वर्णों में विभाजित करने का काम किसने किया था, राजाओं ने किया था, पुरोहितों ने किया था, किसानों ने किया था या सैनिकों द्वारा किया गया था। ये काम किसने किया था, ये काम जो है वो पुरोहित किया करते थे। इन्होंने ही समाज को 4 वर्णों में विभाजित करने का काम किया। नेक्स्ट देखिए, वर्ण व्यवस्था के अनुसार पहला वर्ण कौन सा था और उनका मुख्य काम क्या था। वर्ण व्यवस्था के अनुसार पहला जो वर्ण था वो कौन सा था और उसका मुख्य काम क्या था। तो आपके पास ऑप्शन है ब्राह्मण था, वेदों का अध्ययन करना या अध्यापन कराना, यज्ञ करना इनका काम होता था। क्षत्रिय थे वो पहला वर्ण जिसका काम युद्ध करना होता था। वैश्य थे जिसका काम व्यापार करना होता था या शूद्र हुआ करते थे जिसका काम सेवा करना था। तो आपको सही बताना है कि वो पहला वर्ण कौन था। पहला वर्ण जो है ब्राह्मण को माना जाता है जिनका काम जो है वेदों का अध्ययन करना, अध्यापन करवाना और यज्ञ करवाना था। दूसरा जो वर्ण था वो क्षत्रिय था जिसका काम जो है युद्ध कराना था। तीसरा जो है वैश्य था जिसका काम व्यापार करना था और चौथा जो था वो शूद्र था जिसका काम सेवा करना था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है दूसरा वर्ण कौन सा था और उसका मुख्य कर्तव्य क्या था। तो आपके पास ऑप्शन है ब्राह्मण था पूजा कराना, क्षत्रिय था लोगों की रक्षा करना और युद्ध लड़ना
वैश्य था खेती करना या शूद्र थे सफाई करना। तो दूसरा वर्ण जो है वो आपका कौन था, तो दूसरा वर्ण क्षत्रिय थे जिसका काम लोगों की रक्षा करना और युद्ध लड़ना होता था। नेक्स्ट देखिए, और जो तीसरा वर्ण है वैश्य के अंतर्गत मुख्य रूप से कौन आते थे, यानी वैश्य के अंतर्गत कौन कौन से लोग आते थे। आपके पास ऑप्शन है किसान, पशुपालक और व्यापारी आते थे, केवल राजा आता था, केवल पुरोहित आते थे या केवल सैनिक आते थे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, किसान, पशुपालक और व्यापारी आते थे वैश्य के अंतर्गत। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षत्रिय और वैश्य दोनों निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार इन दोनों को प्राप्त था। तो आपके पास ऑप्शन है केवल यज्ञ करने का अधिकार, केवल युद्ध लड़ने का अधिकार, यज्ञ करने या कराने का अधिकार, केवल कर वसूलने का अधिकार। जो क्षत्रिय और वैश्य दोनों थे, दोनों को कौन सा अधिकार प्राप्त था, तो वो था यज्ञ कराने का अधिकार या यज्ञ करने का अधिकार। ये दोनों काम जो है क्षत्रिय और वैश्य किया करते थे। नेक्स्ट देखिए, चौथा वर्ण कौन सा था और उनका मुख्य काम क्या होता था। आपके पास ऑप्शन है, चौथा वर्ण शूद्र हुआ करता था और ये तीनों वर्णों की सेवा करता था। वैश्य हुआ करता था जिसका काम व्यापार करना था, ब्राह्मण हुआ करता था जिसका काम पढ़ाना था, या क्षत्रिय हुआ करता था जिसका काम रक्षा करना था। तो मैंने आपको बताया है कि चौथा जो वर्ण था वो शूद्र होता था जिसका काम अन्य तीन वर्णों की सेवा करना था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल में किन दो वर्गों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। मतलब कौन से वो दो वर्ग हैं जिनको वेद नहीं पढ़ सकते थे, उनको अधिकार नहीं था। तो आपके पास ऑप्शन है स्त्रियां और शूद्र, वैश्य और शूद्र, केवल व्यापारियों को या केवल दासों को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर है स्त्रियां और शूद्रों को जो है वो वेदों का अध्ययन करना वर्जित था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है पुरोहितों के अनुसार वर्ण व्यवस्था का निर्धारण किस आधार पर होता था। यानी पुरोहित जो है वर्ण व्यवस्था का विभाजन किए थे वो किस आधार पर किए थे। आपके पास ऑप्शन है कर्म के आधार पर, जन्म के आधार पर, गुण के आधार पर या शिक्षा के आधार पर। आपको बताना है कि पुरोहित द्वारा जो वर्ण व्यवस्था का विभाजन किया गया वो किस आधार पर किया गया है। तो सही आंसर है जन्म के आधार पर इन्होंने विभाजन किया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है पुरोहितों ने कुछ लोगों को अछूत माना। अछूत वर्णों में कौन कौन से शामिल थे, तो कौन कौन से लोग अछूत के अंतर्गत आते थे। आपके पास ऑप्शन है शिल्पकार, शिकारी और भोजन संग्राहक, शव को दफनाने या जलाने वाले लोग, दोनों या केवल वैश्य। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर जो है आपका सी हो जाएगा, क्योंकि शिल्पकार, शिकारी और भोजन संग्राहक भी अछूत के अंतर्गत आते थे और जो शव को दफनाने वाले या जलाने वाले लोग थे उनको भी अछूत मानते थे पुरोहित। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ण व्यवस्था का विरोध किन लोगों ने किया था। आपके पास ऑप्शन है कुछ राजाओं ने किया था जो स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे, कुछ ऋषियों और विचारकों ने किया था, कुछ जन समान के कुछ कई समूहों ने किया था, या उपयुक्त सभी ने किया था। तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर है डी, क्योंकि कुछ राजाओं जो स्वयं को पुरोहित से श्रेष्ठ मानते थे उन्होंने वर्ण व्यवस्था का विरोध किया था, कुछ ऋषि और विचारकों ने भी इसका विरोध किया था, कुछ जन समान के कई समूहों ने इसका विरोध किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल में उपनिषद और अन्य ग्रंथों की रचना मुख्यतः किन क्षेत्रों में हुई है। आपके पास ऑप्शन है गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में हुआ है, दक्षिण भारत में हुआ है, सिंधु क्षेत्र में हुआ है या कच्छ क्षेत्र में हुआ है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर है गंगा जमुना दोआब क्षेत्र में जो है उत्तर वैदिक काल के उपनिषद और अन्य ग्रंथों की रचना हुई है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक काल में विश्व शब्द किस वर्ण का नाम निकला। विश्व शब्द से किस वर्ण का नाम निकला है। तो आपके पास ऑप्शन है ब्राह्मण का नाम निकला है विश्व शब्द से, कि क्षत्रिय का नाम निकला है, कि वैश्य का नाम निकला है, कि शूद्र का नाम निकला है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, वैश्य का नाम निकला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राचीन काल में राजा द्वारा किए जाने वाला राजसूय यज्ञ मुख्यतः किस लिए होता था। आपके पास ऑप्शन है सिंहासन पर आरूढ़ होने के लिए और साम्राज्य विस्तार हेतु, केवल फसल उत्पादन हेतु, पुत्र प्राप्ति हेतु, मौसम बदलने हेतु। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा सिंहासन पर आरूढ़ होने हेतु और साम्राज्य विस्तार हेतु जो है राजसूय यज्ञ किया जाता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर वैदिक काल में मिट्टी के विशेष प्रकार के बर्तन पाए जाते हैं जिन्हें क्या कहा जाता था? तो आपके पास ऑप्शन है चित्रित धूसर पात्र कहा जाता था, उत्तर काले पॉलिश पात्र कहा जाता था, लाल काले पात्र कहा जाता था या गैरिक मृद भांड कहा जाता था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? चित्रित घूसर पात्र कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्रित घूसर पात्र जिसको PGW कहते हैं पर सामान्यतः किस प्रकार के चित्र या डिजाइन मिलते हैं? यानी PGW जो है वो चित्रित घूसर पात्रों पर किस प्रकार के डिजाइन मिलते हैं? तो आपके पास है ज्यामितीय आकृतियाँ और सरल रेखाएं मिलती हैं, जानवरों के बड़े चित्र मिलते हैं, राजाओं के चित्र मिलते हैं, ये देवताओं की मूर्तियाँ मिलती हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ज्यामितीय आकृतियाँ और सरल रेखाएँ उन पर मिलती है। तो इस तरह से हमने पार्ट 1 को कंप्लीट कर दिया है और पार्ट 2 के लिए आप हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। हम पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जनपद शब्द का आपको शाब्दिक अर्थ बताना है। आपके पास ऑप्शन है जन, लोगों के बसने की जगह, राजा का महल, सैनिकों की छावनी या व्यापारिक मंडी। आपको बताना है कि जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जन के बसने की जगह को जनपद कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महायज्ञों को रोक कराने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर के किससे राजा मानने लगे? ठीक है, जो महायज्ञ कराने वाले जो राजा होते थे अब जन के राजा नहीं थे। ठीक है, ये यानी वो जन के राजा ना होकर के अब किसके राजा हो गए? आप किसको राजा माने जाने लगे? तो आपको बताना है ऑप्शन क्या क्या है। वो जनपद के राजा माने लगे, केवल सेना के प्रमुख हुआ करते थे, केवल गांव के मुखिया या विश्व के राजा। ठीक है, तो आपको सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा जनपद के राजा माने लगे। जो महायज्ञ कराने वाले जो राजा होते थे अब जनपद के राजा माने जाने लगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरातत्वविदों द्वारा यानी आर्कोलॉजिस्ट द्वारा कई जनपदों की खुदाई की गई, दिल्ली में से कौन सा प्रमुख जनपद स्थल स्थित है? तो आपको बताना है कि वो पुराना किला है, हस्तिनापुर है, अंतर्जित खेड़ा है या कौशाम्बी है। तो सही आंसर क्या होगा? आपको बताना है कि कौन सा जो है प्रमुख जनपद जो है दिल्ली में स्थित है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका पुराना किला। पुराना किला जो है वो आपको दिल्ली में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास कौन सा प्रसिद्ध जनपद पुरास्थल मिला है? उत्तर प्रदेश में आपको बताना है कौन सा पुरास्थल मिला है। तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? हस्तिनापुर है, अंतर्जित खेड़ा है, पुराना किला है या वैशाली है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा हस्तिनापुर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पास कौन सा जनपद पुरास्थल मिला है? यानी जनपद पुरास्थल उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पास कौन सा मिला है? आपके पास ऑप्शन है अंतर्जित खेड़ा, हस्तिनापुर, कौशाम्बी या राजगृह। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा अंतर्जित खेड़ा। अंतर्जित खेड़ा जो है उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पास स्थित जनपद पुरास्थल है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनपदों की खुदाई से पता चलता है कि लोग मुख्यतः किन झोपड़ियों या घरों में रहते थे और क्या पालते थे। तो आपके पास ऑप्शन है कच्चे पक्के घरों में रहते थे और मवेशी और जानवर पालते थे, केवल पत्थर के मकानों में रहते थे, केवल महलों में रहते थे, केवल गुफाओं में रहते थे। तो देखिए जैसे ही केवल लगा ये कैंसिल हो गया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कच्चे पक्के घरों में रहते थे, मवेशी और अन्य जानवरों को पालने का काम भी करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनपद के लोगों को कौन कौन सी फसलें उगाने का काम होता था? जनपद के लोग कौन कौन सी फसल उगाते थे? आपके पास ऑप्शन है चावल, गेहूं, जौ और दाल, तिल, सरसों, गन्ना या दोनों, या केवल मक्का और चाय। ठीक है, देखिए मक्का और चाय तो केवल होगा नहीं, इसलिए कैंसिल हो गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर जो होगा वो आपका सी हो जाएगा, क्योंकि चावल, गेहूं और जौ एवं दाल ये सभी जो है उगाई जाती थी, साथ में तिल, सरसों और गन्ना भी उपजाया जाता था। तो जनपद के लोग जो है इस तरह के फसलों का उगाने का काम करते थे, इसलिए सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, लगभग कितने वर्षों पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए और उन्हें महाजनपद का नाम दिया जाने लगा?
तो आपके पास ऑप्शन है 1500 वर्ष पहले, 2000 वर्ष पहले, 2500 वर्ष पहले या 3500 वर्ष पहले। ठीक है, आपको बताना है कि कितने वर्ष पहले जो है जनपद जो है महत्वपूर्ण हो गए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर है 2500 वर्ष पहले जो है यही जनपद जो है जनपद में बदल गया और महाजनपद जो है जनपद में या जनपद जो है महाजनपद में कहा जाने लगा। नेक्स्ट देखिए, जो महाजनपद की मुख्य विशेषता क्या होती थी? ठीक है, अधिकांश महाजनपदों की एक राजधानी होती थी और कई राजधानियां किलेबंद होती थी। वे केवल गांव की समूह थी, वे केवल वहाँ कोई राजा नहीं होता था, वहाँ केवल व्यापारी रहते थे। आपको बताना है। तो जनपद महाजनपद की विशेषता ये थी कि अधिकांश महाजनपदों की एक राजधानी हुआ करती थी और कई राजधानियाँ किलेबंद हुआ करती थी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजधानियों की किलेबंदी का क्या अर्थ है? आपके पास ऑप्शन है शहर के चारों ओर लकड़ी, ईंट और पत्थर की विशाल दीवार बनाना, शहर के चारों ओर खाई खोदना, सैनिक की तैनाती करना या ऊंचे टावर बनाना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर है शहर के चारों ओर लकड़ी, ईंट, पत्थर की विशाल दीवार बनाना ताकि आक्रमणों से बचा जा सके। नेक्स्ट देखिए, महाजनपदों की रक्षा राजधानियों की किलेबंदी क्यों करवाते थे? मतलब महाजनपदों के जो राजा होते थे राजधानियों का किलाबंदी करवाते थे, क्यों? आपके पास ऑप्शन है अन्य राजाओं के आक्रमण से सुरक्षा के लिए, अपनी समृद्धि और शक्ति प्रदर्शन करने के लिए, किले के अंदर रहने वाले लोगों की किले के अंदर रहने वाले लोगों पर आसानी से नियंत्रण रखने के लिए या उपयुक्त सभी कारणों से। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा डी। क्यों? क्योंकि अन्य राजा के आक्रमण से सुरक्षा के लिए राजधानियों की किलेबंदी की जाती थी, अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए ये किलेबंदी की जाती थी, किले के अंदर रहने वाले लोगों पर आसानी से नियंत्रण रखने के लिए ये किलेबंदी की जाती थी। तो सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है विशाल दीवारें बनाने और किलेबंदी करने के लिए किन संसाधनों का विशाल आवश्यकता होती है? आपके पास ऑप्शन है लाखों ईंट और पत्थरों की, हजारों मजदूरों और स्त्री पुरुषों को श्रम की, अत्यधिक धन की या उपयुक्त सभी की। यानी जब आप विशाल दीवार बनाएंगे या किलाबंदी करेंगे तो आपको इन सभी संसाधनों की ज़रूरत पड़ेगी। लाखों ईंटा और पत्थर भी चाहिए आपको, हजारों मजदूर चाहिए, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, उनके श्रम की आपको ज़रूरत पड़ सकती है। इसके लिए आपको अधिक पैसा भी लगेगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है महाजनपदों में राजा ने अपनी सुरक्षा के लिए क्या रखना शुरू किया? तो आपके पास ऑप्शन है अस्थायी सेना रखना शुरू कर दिए, केवल भाड़े के सैनिक रखते थे, केवल गांव के किसान होते थे या विदेशी सैनिक रखना शुरू कर दिया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा अस्थायी सेना जो है राजाओं ने अपनी सुरक्षा के लिए रखना शुरू कर दिया। नेक्स्ट देखिए, महाजनपद काल में सैनिकों को नियमित वेतन किस रूप में दिया जाता था? तो आपके पास ऑप्शन है आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के या वस्तुओं के रूप में, केवल क्रेडिट कार्ड द्वारा, केवल ज़मीन देकर या अनाज देकर। आपको सही आंसर बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा आहत सिक्के या वस्तुओं के रूप में जो है वो नियमित वेतन दिया जाता था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है महाजनपदों में विशाल किलों और सेना के रखरखाव के लिए राजाओं को किसकी आवश्यकता होती थी? तो आपके पास ऑप्शन क्या है? नियमित कर की आवश्यकता होती थी, केवल शिक्षा से दी गई भेंट की आवश्यकता होती थी, केवल लूट के माल की आवश्यकता होती थी या ऋण की आवश्यकता होती थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा नियमित जो टैक्स होते थे उसकी आवश्यकता राजा को पड़ती थी सैनिकों के और किलों के रखरखाव के लिए। नेक्स्ट देखिए, महाजनपद काल में राजाओं ने टैक्स वसूलने के लिए क्या किया? लोगों पर नियमित कर लगाएं और अधिकारी नियुक्त किए गए, केवल उपहार पर निर्भर रहे, केवल युद्धों से धन जुटाया या केवल व्यापार बंद कर दिया। तो आपको ऑप्शन क्या है? जैसे ही ये केवल लगता है ये गलत हो गया, ये गलत है और ये गलत है। तो सही आंसर क्या हो गया? सही आंसर है लोगों पर नियमित टैक्स लगाए उन्होंने और उसके लिए अधिकारी को ही नियुक्त किया जो कर वसूली का काम करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाजनपद काल में सबसे महत्वपूर्ण कर किस प्रकार लगाया जाता था? आपके पास ऑप्शन है फसल या कृषि पर कर लगाया जाता था, व्यापार पर कर लगाया जाता था,
शिल्पकार पर कर लगाया जाता है या पशुपालकों पर कर लगाया जाता था। तो महाजनपद काल में सबसे जो महत्वपूर्ण कर होता था वो फसलों या कृषि पर लगाया जाता था। नेक्स्ट देखिए, कृषि पर लगाया जाने वाला कर सामान्यतः उपज का कितना हिस्सा होता था जिसे भाग कहा जाता था। ठीक है, इसी को आपसे पूछता है भाग किसे कहा जाता था। तो आपके पास ऑप्शन क्या है, 1/2 हिस्सा होता था, 1/3 हिस्सा हो सकता है, 1/6 हिस्सा होता था या 1/10 हिस्सा होता था। तो सही आंसर क्या है, सही आंसर है 1/6 हिस्सा होता था जिसे भाग कहा जाता था। नेक्स्ट देखिए, शिल्पकारों पर कर किस प्रकार से लगाया जाता था। आपके पास ऑप्शन है श्रम के रूप में, यानी राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना होता था, केवल सोने के सिक्के में, केवल अनाज में या कपड़ों के रूप में। तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा कि श्रम के रूप में जो है वो शिल्पकारों पर टैक्स लगाया जाता था, उसके लिए राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पशुपालकों पर कर के रूप में क्या देना पड़ता था। जो पशु पालते थे उसको टैक्स के रूप में क्या देना होता था। आपके पास ऑप्शन है जानवर या उनके द्वारा उत्पादित दूध, घी, केवल पैसे, केवल फसल या लकड़ी। आपको बताना है कि जो पशुपालक होते थे वो टैक्स के रूप में क्या देते थे। तो टैक्स के रूप में वो जानवर या उसके द्वारा उत्पादित पदार्थ देते थे राजा को। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यापारियों को कर किस प्रकार देना पड़ता था। तो बेची या खरीदी जाने वाले वस्तुओं पर, केवल ज़मीनों पर, केवल पानी पर या केवल गाड़ियों पर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा बेची या खरीदी जाने वाली वस्तुओं पर व्यापारियों को टैक्स देना होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आखेटकों और संग्राहककर्ताओं को राजा को कर के रूप में क्या देना पड़ता था। यानी जो शिकारी होते थे, जो संग्राहककर्ता होते थे, वो राजा को कर के रूप में क्या देते थे। तो जंगल से प्राप्त वस्तुएं जिसमें जड़ी बूटी, शहद, लकड़ी आदि शामिल थे, सोना देते थे, सिक्के देते थे, अनाज देते थे। सही आंसर क्या हो जाएगा, जंगल से प्राप्त की गई वस्तुएं, जड़ी बूटी, शहद, लकड़ी, ये सब देने का काम करते थे। नेक्स्ट देखिए, महाजनपद काल में कृषि के क्षेत्र में कौन से 2 परिवर्तन आए। तो आपको महाजनपद काल में लोहे के हल के फाल मिले हैं, धान के पौधे के रोपण शुरू हो गया था, दोनों मिले हैं, या ट्रैक्टर और नलकूपों का प्रयोग किया जाने लगा था। तो सही आंसर क्या है, सही क्या आंसर है लोहे के हल के फाल भी मिले हैं और धान के पौधों का रोपण भी शुरू हो गया था। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, लोहे के हल के फाल का प्रयोग से क्या लाभ हुआ। आपके पास है कठोर या सख्त ज़मीन को आसानी से जोता जाने लगा जिससे पैदावार बढ़ गई, कम पानी लगता था, हल कभी टूटता नहीं था, खेती बंद हो गई थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा कठोर या सख्त ज़मीन को आसानी से जोता जा सकता था जिससे पैदावार जो है वो बढ़ने लगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धान के पौधे के रोपण से क्या परिवर्तन आया। जब धान रोपा जाने लगा तो इससे क्या परिवर्तन आया। आपके पास ऑप्शन है बीज के फेंकने के बजाय पौधे तैयार करके रोपे जाने लगे और पौधे की उत्तरजीविता और पैदावार बढ़ गई, फसल जल्दी पकती थी, कम मजदूरों की ज़रूरत होती थी, या चावल का रंग बदल गया। तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा बीज फेंकने के बजाय पौधे तैयार करके रोपे जाने लगे और पौधे की उत्तरजीविता और पैदावार बढ़ने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धान के रोपण से कठिन काम को मुख्यतः कौन करते थे। धान के रोपण के कठिन काम को कौन काम करता था, यानी रोपनी का काम कौन करता था। दास या दासी या भूमिहीन खेती मजदूर काम करते थे, केवल राजा के सैनिक काम करते थे, केवल ब्राह्मण करते थे, केवल व्यापारी करते थे। तो सही आंसर क्या है, दास और दासी के और भूमिहीन खेती मजदूर जो है वो धान रोपने का काम करते थे। आज भी ये काम यही लोग करते हैं। नेक्स्ट देखिए, महाजनपद काल में भूमिहीन खेती मजदूर को क्या कहा जाता था। जिनके पास ज़मीन नहीं होती थी ऐसे मजदूरों को क्या कहा जाता था। आपके पास ऑप्शन है कमकार कहा जाता था, गृहपति कहा जाता था, ग्राम भोजक कहा जाता था, या सरथवा कहा जाता था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर कमकार कहा जाता था। नेक्स्ट देखिए, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कुल कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। आपके पास ऑप्शन है 8, 12, 16 या 20। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट देखिए,
16 महाजनपदों की सूची किस बौद्ध ग्रंथ में मिलती है आपको? तो अंगुत्तर निकाय में मिलता है कि दीर्घ निकाय में मिलता है कि विनय पिटक में मिलता है कि महावंश में? ये सभी जो है बौद्ध ग्रंथ हैं और इसमें इनमें से किस में जो है ये सूची महाजनपदों की मिलती है? तो सही आंसर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय वो बौद्ध ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, जबकि अगर जैन ग्रंथ पूछेगा तो भगवती सूत्र हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, महाजनपद काल में कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? आपको बताना है कि कौशाम्बी जो है किस महाजनपद की राजधानी थी। आपके पास ऑप्शन है वत्स की राजधानी थी, मगध की राजधानी थी, अंक की राजधानी थी या काशी की राजधानी थी। देखिए, जो वत्स है, वत्स की राजधानी कौशाम्बी हुआ करती थी। मगध की राजधानी जो है वो राजगीर या पाटलिपुत्रा थी। उसके अंक की राजधानी जो चंपा थी और काशी की राजधानी वाराणसी थी। तो सबको ध्यान रखिएगा कि अंक की राजधानी चंपा, काशी के वाराणसी, मगध का आपका राजगीर या पाटलिपुत्रा और वत्स का कौशाम्बी, ये जो है महाजनपदों की राजधानी हुआ करती थी। आपसे कोई भी पूछ सकता है, तो इसलिए मैंने आपको सभी बता दिया है। उम्मीद है प्रश्न आपको पसंद आएंगे। लगभग 200 वर्ष पहले 200 वर्षों के भीतर कौन सा महाजनपद जो है सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली बन गया? आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? मगध है, अवंती है, कुरु है या गंधार है। आपको बताना है कि कौन सा महाजनपद जो है 200 वर्षों के भीतर जो है सबसे शक्तिशाली बना। तो वो जनपद है आपका मगध। आपको ज्ञात ही होगा कि जनपद हम आपको बता चुके हैं कि 16 महाजनपद हैं। उस महाजनपद में सबसे शक्तिशाली कोई महाजनपद था तो आपका मगध था। और ये भी हम बता चुके हैं कि जो महाजनपद का उल्लेख जो मिलता है वो अंगुत्तर निकाय यानी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलता है और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। इन दोनों ग्रंथों में महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। महाजनपद का जो समय आता है वो माना जाता है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व, इस समय महाजनपदों का निर्माण हुआ। उस समय के काल को जो है वो बुद्ध युगीन काल कहा जाता है या प्राक मौर्य युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि मगध से होकर कौन सी 2 प्रमुख नदियां बहती थी? आपको बताना है कि मगध जो क्षेत्र है, मगध क्षेत्र आपको बताया था मैंने कि इसमें पटना, गया और शाहबाद जिले के क्षेत्र आते हैं और इसमें कौन सी प्रमुख नदियां बहती हैं? तो इसमें आपके पास ऑप्शन है गंगा और सोन नदी, नर्मदा और ताप्ती नदी, सिंधु और झेलम नदी या गोदावरी और कृष्णा नदी। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा आपका गंगा और सोन। गंगा और सोन नदी, ये 2 प्रमुख ऐसी नदियां हैं जो मगध क्षेत्र से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, मगध के लिए गंगा और सोन नदियां किस दृष्टि से महत्वपूर्ण थी? मतलब इन जो 2 नदियां थीं ये क्या काम करती थी मगध के लिए? आपके पास ऑप्शन है यातायात और जल आपूर्ति के लिए, ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए, दोनों के लिए या फिर केवल पूजा के लिए। तो सही आंसर क्या होगा? मगध की जो ये गंगा नदी है और सोन नदी है, ये दोनों जो है वो यातायात और जल आपूर्ति के लिए भी महत्वपूर्ण थी मगध की दृष्टि से और ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए भी इसे जाना जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सही आंसर सी हो जाएगा, यानी यातायात और जल आपूर्ति के साथ साथ ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए ये दोनों नदियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध का एक बड़ा हिस्सा किससे ढका हुआ था? तो आपके पास ऑप्शन है जंगलों से ढका हुआ था, रेगिस्तान से ढका हुआ था, बर्फ़ से ढका हुआ था या दलदल से ढका हुआ था। आपके पास बताना है कि मगध का एक बड़ा हिस्सा क्या था। तो सही आंसर हो जाएगा जंगलों से ढका हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध के जंगलों से राजाओं को सेना के लिए कौन सा महत्वपूर्ण जानवर मिलता था? यानी जो एक क्षेत्र जो है जंगल से ढका हुआ रहता था, तो आपको बताना है कि वो जंगल से राजाओं को सेना के लिए कौन सा महत्वपूर्ण जानवर प्राप्त होता था। आपके पास ऑप्शन है हाथी, आपके पास ऑप्शन है घोड़ा, आपके पास ऑप्शन है ऊंट या आपके पास ऑप्शन है शेर। तो मगध को इन जंगलों से क्या प्राप्त होता था? तो वो प्राप्त होता था आपका हाथी। हाथी जो है वो जानवर था जो युद्ध में यूज किया जाता था और मगध जो है इसी के बल पर जो है शक्तिशाली राज सिद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि मगध के जंगलों की लकड़ी का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता था? जो मगध में जंगल से जो प्राप्त लकड़ी होती थी उसका उपयोग जो है किस कार्य के लिए किया जाता था? तो आपको बताना है घर, रथ और गाड़ियों के निर्माण के लिए, केवल जलाने के लिए,
केवल निर्यात के लिए या कागज़ बनाने के लिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा कि मगध की जो जंगलों से प्राप्त लकड़ी होती थी उसका उपयोग जो है वो घर बनाने के लिए, रथ बनाने के लिए और गाड़ियों के निर्माण के लिए किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध क्षेत्र में खदानों से किस धातु के मजबूत औजार और हथियार बनाए जाते थे? मगध क्षेत्र में जो खदान होते थे उसमें किस धातु के मजबूत औजार और हथियार बनाए जाते थे, जिसके दम पर मगध ने बाकी अन्य जनपदों पर अपनी श्रेष्ठता साबित की, शक्तिशाली बना? तो आपके पास ऑप्शन है लौह अयस्क, तांबा, सोना या कांसा। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा लौह अयस्क, यानी लौह अयस्क के हथियार बनाए जाते थे। इन लोहे के मजबूत हथियार जो है वो बनाए जाते थे, जिसके दम पर मगध ने ये विजय हासिल की अन्य जनपदों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध में दो बहुत शक्तिशाली शासक कौन थे? यानी मगध के दो प्रमुख शक्तिशाली शासक कौन थे जिन्होंने मगध को श्रेष्ठता की श्रेणी में पहुंचा दिया? आपके पास ऑप्शन है बिंदुसार और अजातशत्रु, चंद्रगुप्त और अशोक, कनिष्क और समुद्रगुप्त, या बिंदुसार और हर्षवर्धन। आपको बताना है कि मगध के वो दो शक्तिशाली शासक कौन थे जिसने मगध को उस लेवल तक पहुंचाने का काम किया? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा बिंबिसार और अजातशत्रु। बिंबिसार वो और अजातशत्रु ये दो ऐसे मगध के शक्तिशाली शासक हुए जिन्होंने अधिकतर महाजनपदों पर विजय हासिल की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बिंबिसार और अजातशत्रु ने अन्य जनपदों को जीतने के लिए कौन कौन से साधन अपनाए? तो आपके पास ऑप्शन है हर संभव साधन, यानी युद्ध किए, विवाह किए, संबंध बनाए और कूटनीति से। इन चारों चीज़ों का उपयोग करके अन्य जनपदों पर विजय हासिल की। केवल धर्म प्रचार करके विजय हासिल की, केवल व्यापार करके विजय हासिल की, या केवल धन देकर? तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा हर संभव साधन का उपयोग करके, चाहे वो युद्ध हो, चाहे वो विवाह हो, विवाह संबंध हो, चाहे वो कूटनीति हो। इन सभी का प्रयोग करके जो अजात शत्रु और बिंबिसार जैसे शासक हुए मगध को शक्तिशाली बनाने का काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध का एक और महत्वपूर्ण शासक कौन था जिसने उत्तर पश्चिम तक नियंत्रण को बढ़ाया था? आपके पास ऑप्शन है महापद्मनंद था, शिशुनाग था, कलाशोक था या घनानंद था। तो आपको बताना है कि वो मगध का वो कौन सा महत्वपूर्ण शासक था जिसने क्या किया, जिसने अपने क्षेत्र को उत्तर पश्चिम तक बढ़ाया? तो वो शासक था महापद्मनंद। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध की अपनी पहली राजधानी कई सालों तक कौन सी रही जो बिहार में स्थित है? आपको बताना है कि मगध की राजधानी कौन सी थी जो बहुत सालों तक रही और ये बिहार में स्थित है। आपके पास ऑप्शन है राजगिरी, पाटलिपुत्र, वैशाली या चंपा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? राजगिर। मगध की पहली राजधानी जो है वो राजगिर थी। बाद के शासकों ने अपनी राजधानी पटना बना ली। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजगिरी का अर्थ क्या है और वो चारों ओर से किससे घिरा था? तो आपके पास ऑप्शन है राजाओं का घर या पहाड़ियों से घिरा हुआ, नदी का तट, जंगल का किला या व्यापारिक बाजार। तो राजगिर का अर्थ होता है राजाओं का घर या पहाड़ियों से घिरा हुआ। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाद में मगध की राजधानी राजगीर से बदलकर कहाँ स्थानांतरित की गई? तो आपके पास ऑप्शन है पाटलिपुत्रा या आधुनिक पटना, वैशाली, उज्जैन या तक्षशिला। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्रा। मगध की आरंभिक राजधानी भले राजगीर थी लेकिन बाद के शासकों ने इसे राजधानी बदल करके पाटलिपुत्रा कर दिया, जिसे आधुनिक पटना के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2300 वर्ष से अधिक पहले मैसेडोनिया यानी जो यूरोप का कौन सा राजा विश्व विजय करना चाहता था? आपको बताना है कि यूरोप का वो कौन सा शासक था जो विश्व विजय करना चाहता था, और ये जो है घटना 2300 साल पहले की है। तो आपके पास ऑप्शन है वो शासक था सिकंदर, वो शासक था नेपोलियन, वो शासक था जूलियस सीजर या वो शासक था फिलिप। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सिकंदर। सिकंदर जो है वो
ऐसा महत्वाकांक्षी शासक इसको माना जाता है और उसने विश्व विजय करना चाहता था। इसकी महत्वाकांक्षा थी कि वह विश्व विजय करे और यह मैसेडोनिया का रहने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व विजय अभियान के दौरान सिकंदर मिस्र और पश्चिम एशिया को जीतता हुआ भारत में किस नदी के तट तक पहुंचा था? ठीक है, सिकंदर ने अपने विश्व विजय अभियान को जारी रखते हुए मिस्र और पश्चिम एशिया को जीतता हुआ भारत के किस नदी के तट पर पहुंचा था? आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है ब्यास नदी, गंगा नदी, सिंधु नदी और सतलज नदी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सिकंदर जो है ब्यास नदी के तट पर पहुंचा था भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब सिकंदर ब्यास नदी के आगे मगध की ओर बढ़ना चाहा तो उसके सैनिकों ने क्यों इनकार कर दिया? यानी जब सिकंदर के सैनिक जो है मगध की ओर बढ़ने के लिए ब्यास नदी को पार कर रहे थे तो उनके सैनिक जो है उन्होंने क्यों इनकार कर दिया? आपके पास ऑप्शन है, वे भारतीय सैनिकों के विशाल पैदल रथ और हाथियों की सेना से डर गए, वे बीमार थे, वे वहाँ बहुत ठंड थी, उनके पास भोजन खत्म हो गया था। तो आपको सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है कि वो भारतीय सैनिकों शासकों की विशाल जो पैदल सेना थी, रथ सेना थी और हाथियों की जो सेना थी उससे वे डर चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजातशत्रु किस महाजनपद का पर आक्रमण करना चाहता था? आपके पास ऑप्शन है, वो महाजनपद वजी था, वो महाजनपद अवंती था, वो जनपद कौशल था या वो जनपद कुरु था। तो आपको बताना है कि अजातशत्रु किस महाजनपद पर आक्रमण करना चाहता था। तो वो जनपद जो था वजी था या वैशाली इसकी राजधानी थी। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजातशत्रु ने वजी संघ पर आक्रमण करने के विषय में सलाह लेने के लिए अपने किस मंत्री को बुध के पास भेजा था? अजातशत्रु ने क्या किया कि उसने वो वजी संघ पर विजय हासिल करना चाहता, इसके सलाह लेने के लिए अपने मंत्री को बुध के पास इन्होंने भेजा था। और वो मंत्री कौन थे? आपके पास ऑप्शन है, वस्कार थे, दीर्घ चरायन था, सिनिध था या चाणक्य था। यानी अजातशत्रु के उस मंत्री का नाम बताना है जिसको अजातशत्रु ने बुध के पास सलाह लेने के लिए भेजा था कि वो वजी संघ पर आक्रमण करे या न करे। तो इसके लिए सही आंसर क्या हो जाएगा? वो सही आंसर है वस्कार। वस्कार जो है वो अजातशत्रु के मंत्री माने जाते थे, जिसको अजातशत्रु ने वैशाली पर आक्रमण करने से पूर्व इनको बुध के पास भेजा था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध ने अजातशत्रु के मंत्री वस्कार से वजी के बारे में क्या कहा? आपको बताना है कि बुद्ध के पास जब ये वस्कार पहुँचे तो अजातशत्रु के जो मंत्री थे वत्सकार, उसको वजी के बारे में उन्होंने क्या कहा? तो आपके पास ऑप्शन है, वजी संघ तब तक बना रहेगा जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे और एकजुट रहेंगे। वजी बहुत कमज़ोर है, वजी पर तुरंत हमला कर दो या वजी के राजा को बंदी बना लो। बुद्ध ने क्या कहा था अजातशत्रु के जो मंत्री वत्सकार थे उनसे ये कहा कि वजी जो है संघ तब तक बना रहेगा जब तक कि वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे और वो एकजुट रहेंगे। जब तक वे एकजुट हैं, जब तक वे नियमित सभाएं करते रहेंगे, जब तक वे पूर्ण हैं, तब तक उनको हराना मुश्किल है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध साम्राज्य का उत्थान मुख्यतः किस भौगोलिक और सामरिक कारण से हुआ था? तो आपके पास ऑप्शन है, नदियों की उपस्थिति, उपजाऊ भूमि, लोहे के खदान और जंगलों के संसाधन के कारण मगध साम्राज्य का उत्थान हुआ। केवल समुद्र तट के कारण हुआ था, केवल विदेशी मदद की वजह से हुआ था या केवल विशाल पहाड़ की वजह से हुआ था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हुआ कि नदियों की उपस्थिति, उपजाऊ भूमि, लोहे की खदानें और जंगलों के संसाधन के रूप में मगध जो है इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करता था, जिसकी वजह से मगध जो है एक शक्तिशाली राज बना और उसने भौगोलिक और सामरिक दृष्टि से अपने आप को उस तरह से बनाए रखा कि जिससे अन्य जनपदों पर विजय हासिल की। नेक्स्ट देखिए, मगध के पास वो कौन सा एक अन्य शक्तिशाली राज था जिसकी राजधानी वैशाली थी? तो आपके पास ऑप्शन है, वो राज वजी था, अंग था, काशी था या मल था। तो मगध के पास एक अन्य शक्तिशाली
राज था, जिसकी राजधानी वैशाली थी, तो वो राज था बजी। बजी को भी मगध ने जीत लिया था और अपने में मिला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बजी राज की शासन व्यवस्था मगध से अलग थी, उसे क्या कहा जाता है? यानी जो मगध की शासन व्यवस्था थी वो बिल्कुल अलग थी, जबकि बजी राज की शासन व्यवस्था बिल्कुल अलग थी। तो बजी राज की जो शासन व्यवस्था थी मगध से अलग मानी जाती थी, उसे क्या कहा जाता था? तो आपके पास ऑप्शन है, गण या संघ कहा जाता था, राजतंत्र कहा जाता था, तानाशाही कहा जाता था, या सैनिक शासन कहा जाता था। तो सही आंसर हो जाएगा गण या संघ कहा जाता था, जिसके बारे में बुद्ध ने कहा था। गण शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो आपके पास ऑप्शन है, कई सदस्यों के वाले समूह के लिए, केवल राजा के लिए, केवल सेनापति के लिए, या केवल पुरोहित के लिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? गण शब्द का प्रयोग जो है कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघ शब्द का क्या अर्थ होता है? संघ शब्द का अर्थ क्या होता है? आपके पास ऑप्शन है, संगठन होता है या सभा, युद्ध की योजना, व्यापारिक संघ, या धार्मिक पाठ। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? संगठन या सभा जो है संघ का सही अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजी संघ में शासन की क्या प्रमुख विशेषता थी? आपके पास ऑप्शन है कि बजी में एक नहीं बल्कि कई शासक या राजा हुए जो सब मिलकर निर्णय लेते थे। वहाँ एक निरंकुश राजा था, वहाँ केवल पुरोहित शासन करते थे, वहाँ कोई शासन नहीं करता था। आपके पास ऑप्शन क्या थे? तो बजी शासन हमने कहा था कि मगध के लिए जीतना इसको इतना आसान नहीं था। इसके लिए गौतम बुद्ध की परमिशन लेनी पड़ी, और गौतम बुद्ध ने कहा कि जब तक जो है वो बैठक करते रहेंगे, एकजुट रहेंगे, बजी संघ को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसीलिए बजी संघ की ये खास विशेषता थी कि बजी जो है वो एक नहीं बल्कि कई शासक या राजा होते थे जो सब मिलकर निर्णय लेने का काम करते थे। इसी वजह से बजी संघ को हराना मगध के लिए इतना आसान काम नहीं था। नेक्स्ट देखिए, आपके पास ऑप्शन है कि बजी संघ के राजा आपस में मिलकर क्या करते थे? तो आपके पास ऑप्शन है, सभाओं में बैठकर चर्चा, बहस और अनुष्ठान करते थे, एक दूसरे से युद्ध करते थे, कर नहीं वसूलते थे, विदेशों में बस जाते थे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सभाओं में बैठकर चर्चा, बहस और अनुष्ठान करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजी संघ की सभाओं में किन लोगों को जाने या भाग लेने की अनुमति नहीं थी? मतलब कौन से लोग जो है बजी संघ की सभाओं में नहीं जा सकते थे? आपके पास ऑप्शन है, स्त्रियां, दास या मजदूर, केवल व्यापारी, केवल क्षत्रियों को, या केवल बुजुर्गों को। कौन जो है उसको बजी संघ की सभाओं में जाने का अनुमति किसको नहीं थी? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? स्त्रियां, दास और मजदूरों को बजी संघ में की सभाओं में भाग लेने का अधिकार नहीं होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, भगवान बुद्ध और महावीर दोनों किस शासन व्यवस्था से संबंधित थे? आपको बताना है कि भगवान बुद्ध और भगवान महावीर दोनों किस शासन व्यवस्था से संबंधित थे। तो आपके पास ऑप्शन है, गण या संघ से, एक तंत्रीय राजतंत्र से, विदेशी साम्राज्य से, या पहाड़ी जनजातियों से। तो सही आंसर हो जाएगा, भगवान बुद्ध और महावीर दोनों गण या संघ से संबंधित थे। नेक्स्ट देखिए, भगवान बुद्ध किस गण से संबंधित थे? अगर आपसे पूछता है भगवान किस गण से या कुल से आते थे, तो आपके पास ऑप्शन है, शाक्य गण, ज्ञात्रिक कुल, लिच्छवी, या विदेह। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? भगवान बुद्ध जो है शाक्य गण से आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्धमान महावीर किस संघ के ज्ञात्रिक कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे? तो आपके पास बताना है, ऑप्शन है, बजी संघ के, मगध संघ के, मल संघ के, या कुरु संघ के। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बजी संघ के जो है ये वर्धमान महावीर जो है ज्ञात्रिक कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे। तो वर्धमान महावीर किस संघ के ज्ञात्रिक कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे? आपको बताना है कि महावीर जो है यानी भगवान महावीर, जिसको वर्धमान महावीर भी कहता है, वो किस संघ के ज्ञात्रिक कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे? तो आपके पास ऑप्शन है, ये बजी संघ के थे, ये मगध संघ के थे, ये मल संघ के थे, या ये कुरु संघ के थे। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा बजी संघ। और ध्यान रखिएगा, आपको इससे पहले मैंने बताया था कि अगर आपसे महात्मा बुद्ध पूछ जाएगा तो वो शाक्य गण हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बौद्ध ग्रंथ दीर्घ निकाय में वजी संघ का वर्णन मिलता है और यह ग्रंथ किस भाषा में है। आपको बताना है कि जो बौद्ध ग्रंथ दीर्घ निकाय है उसमें वजी संघ का उल्लेख मिलता है और आपको बताना है कि यह ग्रंथ जो है वो किस भाषा में है। आपको बताना है, आपके पास ऑप्शन है बौद्ध परंपरा या बौद्ध ग्रंथ में, वैदिक ग्रंथ में, या जैन ग्रंथ में, या संस्कृत नाटक में। तो किसमें ये ग्रंथ किस भाषा या परंपरा से है, तो आपको सही आंसर क्या हो जाएगा, ये बौद्ध ग्रंथ या बौद्ध परंपरा से इसका संबंध है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीर्घ निकाय में प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है, इससे किसकी बातचीत दर्ज है। जो दीर्घ निकाय जो है एक क्या है, एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। ध्यान रखिएगा कि दीर्घ निकाय जो है एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है और इसमें किसकी बातचीत दर्ज है। तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, आपके पास ऑप्शन है बुद्ध के उपदेश और बातचीत इसमें दर्ज है, महावीर के उपदेश इसमें दर्ज हैं, राजा अजातशत्रु के उपदेश इसमें नियम हैं, या ऋषियों के सूक्त इसमें दर्ज हैं। तो सही आंसर क्या होगा, दीर्घ निकाय में बौद्ध जो प्रसिद्ध दीर्घ निकाय है जो बौद्ध ग्रंथ से संबंधित ये पुस्तक है और इसमें जो है बुद्ध के उपदेश और बातचीत दर्ज है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे, फिर भी वजी संघ कितने वर्ष पहले, फिर कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे, फिर भी जो है वजी संघ कितने वर्ष पहले तक चलता रहा। तो आपके पास ऑप्शन है लगभग 1500 वर्ष पहले तक, 2000 वर्ष पहले तक, 500 वर्ष पहले तक, या 3000 वर्ष पहले तक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, वजी संघ जो है वो 1500 वर्ष पहले तक है ये चलता रहा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंततः वजी और अन्य गण या संघ को किस गुप्त शासक या सम्राट ने जीतकर अपने राज में मिला लिया था। ठीक है, आपको बताना है कि अंततः जो वजी या अन्य गण या संघ को किस गुप्त शासक या सम्राट ने जीत कर अपने राज में मिला लिया था। तो आपके पास ऑप्शन है गुप्त शासकों ने, मौर्यों ने, कुषाणों ने, या मुगलों ने। आपको बताना है कि कौन सा सम्राट या शासक ने वजी संघ को अपने गण या संघ को सबको जीत करके अपने राज में मिला लिया था। तो वो कौन से थे, तो वो है गुप्त शासकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वजी संघ में एकता और अस्थायित्व बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक माना जाता था। आपके पास ऑप्शन है बड़ों का सम्मान करना, नियमों का पालन करना और महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती न करना। दूसरा है केवल सेना बढ़ाना, केवल बाहरी लोगों को मारना, या केवल कर बढ़ाना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, वजी संघ में जो एकता और अस्थायित्व बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक माना जाता था, तो वो था बड़ों को सम्मान करना, नियमों का पालन करना और महिलाओं के साथ जोर ज़बरदस्ती न करना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वजी संघ के शहरों और गांव में क्या स्थापित थे। तो आपके पास ऑप्शन है चैत्य और बौद्ध जैन संतों के ठहरने के स्थान, विशाल कारखाने, कैसीनो, या केवल हथियार घर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, वजी संघ के शहरों और गांव में ये चैत्य और बौद्ध जैन संतों को ठहरने के स्थान स्थापित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राचीन गणराज्यों और आधुनिक लोकतंत्र में मुख्यतः समानता क्या है। प्राचीन जो गणराज्य था और आधुनिक लोकतंत्र, इसमें मुख्य समानता क्या है। आपके पास ऑप्शन है जनप्रतिनिधियों या समूहों द्वारा निर्णय, केवल एक राजा का होना, कर का ना लेना और सेना न रखना। तो सही आंसर क्या होगा, प्राचीन जो गणराज्य या संघ हुआ करते थे और आधुनिक लोकतंत्र में समानता यही है कि इसमें जनप्रतिनिधियों या सामूहिक सभाओं द्वारा निर्णय लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है वजी संघ की राजधानी वैशाली वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। तो आपके पास ऑप्शन है बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, या झारखंड में है। तो वजी संघ की राजधानी जो वैशाली हुआ करती थी ये बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वजी संघ का उल्लेख करने वाला दीर्घ निकाय लगभग कितने वर्ष पहले लिखा गया था। तो आपके पास ऑप्शन है 2300 वर्ष पहले लिखा गया था, 3000 वर्ष पहले लिखा गया था, 1500 वर्ष पहले लिखा गया था, या 4000 वर्ष पहले लिखा गया था।
तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर है 2300 वर्ष पहले लिखा गया था जिस दीर्घनिकाय, जिसमें जो है आपको इनका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गण या संघ व्यवस्था में निर्णय किस प्रक्रिया द्वारा लिए जाते थे? गण या संघ व्यवस्था में निर्णय किस प्रक्रिया द्वारा लिया जाता था? तो आपके पास ऑप्शन है सभाओं में बातचीत, बहस या मतदान द्वारा, केवल राजा के आदेशों से, पुरोहितों की भविष्यवाणी से, या सिक्का उछाल करके। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सभाओं में बातचीत, बहस और मतदान द्वारा जो है गण या संघ की व्यवस्था में निर्णय लिए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अध्याय के अंत में अन्यत्र यानी खंड में किस देश के प्रजातंत्र या लोकतंत्र का वर्णन है? तो आपको बताना है कि इस अध्याय में यानी इस चैप्टर में अन्यत्र खंड में किस देश या के प्रजातंत्र या लोकतंत्र का वर्णन मिलता है आपको। तो यूनान का मिलता है, मिस्र मिलता है, चीन का मिलता है, या रोम का मिलता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? यूनान के प्रजातंत्र या लोकतंत्र का वर्णन इसमें मिलता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एथेंस में लगभग कितने वर्ष पहले एक शासन व्यवस्था स्थापित हुई जिसे प्रजातंत्र या लोकतंत्र कहते हैं? एथेंस में आपको बताना है कि कितने वर्ष पहले एक शासन व्यवस्था स्थापित हुई जिसे प्रजातंत्र या लोकतंत्र के नाम से जाना जाता है, वो बताना है कि कब हुई थी। तो आज से 2500 वर्ष पहले हुई थी, 3000 वर्ष पहले हुई थी, 1800 वर्ष पहले हुई थी, या 4000 वर्ष पहले हुई थी। तो सही आंसर क्या होगा? 2500 वर्ष पहले यूनान के एथेंस में जो है वो प्रजातंत्र या लोकतंत्र की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि प्रजातंत्र या एथेंस में प्रजातंत्र में कितने वर्ष के ऊपर के सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त होती थी? तो आपके पास ऑप्शन है 30 वर्ष से ऊपर के जितने भी पुरुष होते थे उनको पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी, 18 वर्ष से ऊपर के नागरिकों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी, या 21 वर्ष से ऊपर, या 25 वर्ष से ऊपर। आपको सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा 30 वर्ष। एथेंस में प्रजातंत्र में जो 30 वर्ष के ऊपर पुरुष होते थे उनको पूर्ण नागरिकता प्राप्त होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एथेंस में महत्वपूर्ण विषय पर निर्णय के लिए साल में कम से कम कितनी बार बैठक बुलाई जाती थी? एथेंस में अगर महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेना था तो इसके लिए बैठक जो है साल भर में कितनी बार बुलाई जाती थी? आपके पास ऑप्शन है कम से कम 40 बार, 10 बार, 100 बार, या केवल 1 बार। तो सही आंसर हो जाएगा कि आपको कम से कम 40 बार जो है बैठक बुलाना अनिवार्य था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एथेंस में लोकतंत्र में पदों पर नियुक्तियां किस प्रकार की जाती थी? तो आपके पास ऑप्शन है लॉटरी द्वारा की जाती थी, केवल चुनाव द्वारा होता था, केवल परीक्षा द्वारा होता था, या वंशानुगत रूप से होता था। तो एथेंस में लोकतंत्र में पदों पर नियुक्तियां जो है वो आपको लॉटरी द्वारा देखने को मिलती थी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एथेंस में प्रजातंत्र में किन लोगों को नागरिकता का अधिकार नहीं था? तो आपके पास ऑप्शन है स्त्रियों को, दासों को और विदेशी व्यापारियों को, केवल किसानों को, केवल सैनिकों को, किसी को भी नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा स्त्रियां, दासों और विदेशी व्यापारियों को नागरिकता का अधिकार नहीं हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में महाजनपद और एथेंस के प्रजातंत्र में एक समान बात क्या थी? भारत में जो महाजनपद थे और एथेंस में जो प्रजातंत्र था उन दोनों में एक बात समान थी, वो क्या थी? दोनों ही महिलाओं और दासों को राजनीतिक अधिकार या नागरिकता नहीं थी। दोनों में राजा होता था, दोनों की एक ही भाषा थी, या दोनों में लोहे का प्रयोग होता था। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर है कि दोनों में महिलाओं और दासों को राजनीतिक अधिकार या नागरिकता प्रदान नहीं की जाती थी। यानी आपको वैशाली में भी वर्जित था और आपको यहाँ भी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाजनपद काल में आहत सिक्के किस धातु के बने होते थे? आहत सिक्के बताना है, यानी जिसको पंचमार्क सिक्के कहते हैं, पंचमार्क सिक्कों को ही आहत सिक्का कहा जाता है। और ये किस धातु के बने होते थे? आपके पास ऑप्शन जो है वो चांदी और तांबा के हैं, केवल लोहा के हैं, केवल सोने के हैं, या केवल शीशे के हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? चांदी और तांबा दोनों तरह के जो है आहत सिक्के बनाए जाते थे। इसे पंचमार्क सिक्का कहा जाता था, इसे ठप्पा मार कर के बनाया जाता था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आहत सिक्कों को आहत क्यों कहा जाता है? ठीक है, क्योंकि इन्हें ठप्पा मार करके इस पर आकृतियाँ बनाई जाती थी, क्योंकि वो टूटे होते थे, क्योंकि वे पुराने थे, क्योंकि वे भारी थे, इसलिए इनको आहत सिक्का कहा जाता था।
तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा क्योंकि इन्हें ठप्पा मारकर इन पर आकृतियाँ बनाई जाती थी, इसलिए इन्हें आहत सिक्के के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हस्तिनापुर की खुदाई किस प्रसिद्ध पुरातात्विद ने के नेतृत्व में हुई है? आपको बताना है कि हस्तिनापुर की खुदाई जो है किस आर्कोलॉजिस्ट के नेतृत्व में हुई है। तो आपके पास ऑप्शन है बीवी लाल के नेतृत्व में, दयानंद साहनी के नेतृत्व में, राखलदास बनर्जी के या ऑरेलस्टाइन के नेतृत्व में। तो सही आंसर हो जाएगा बीवी लाल के नेतृत्व में जो है हस्तिनापुर की खुदाई की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हस्तिनापुर में खुदाई के दौरान आर्कोलॉजिस्टिक स्तरों में किस काल के अवशेष मिले हैं? तो आपके पास ऑप्शन है चित्रित, घूसर, पात्र काल एवं महाजनपद काल के, केवल पाषाण काल के, केवल गुप्त काल के, केवल मुगल काल के। तो हस्तिनापुर की जब खुदाई हुई तो आर्कोलॉजिस्ट स्तर में किस काल के अवशेष मिले हैं? तो वो जगह चित्रित, घूसर, पात्र काल और महाजनपद काल के अवशेष आपको दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है महाजनपद काल में ग्राम भोजक किसे कहा जाता था? तो आपके पास ऑप्शन है गांव के मुखिया को, गांव के रसोइया को, गांव के भिखारी को या गांव के व्यापारी को। तो सही आंसर हो जाएगा गांव के मुखिया को ही ग्राम भोजक कहा जाता था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम भोजक का मुख्य कार्य क्या होता था? यानी जो ग्राम भोजक होते थे उसका मुख्य कार्य क्या होता था? आपके पास ऑप्शन है राजा के लिए कर वसूलना, न्याय करना और पुलिस का काम संभालना, केवल खेती करना, केवल मंदिरों में पूजा करना या केवल बर्तन बनाना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? राजा के लिए कर वसूलना, न्याय करना और पुलिस का काम करना, ये सब जो है ग्राम भोजक का काम होता था। आपके स्क्रीन पर ग्राम भोजक का मुख्य कार्य क्या होता था? आपके पास ऑप्शन है राजा के लिए कर वसूलना, न्याय करना और पुलिस का काम संभालना। दूसरा केवल खेती करना, केवल मंदिरों में पूजा करना या केवल बर्तन बनाना। तो सही आंसर हो जाएगा राजा के लिए कर वसूलना, न्याय करना और पुलिस का काम संभालना, ये भी ग्राम भोजक का मुख्य कार्य होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राम भोजक के अलावा स्वतंत्र कृषकों को क्या कहा जाता था? आपके पास ऑप्शन है गृहपति कहा जाता था, कमकार कहा जाता था, दास कहा जाता था या सार्थवाह कहा जाता था। तो ग्राम भोजकों को और के अलावा स्वतंत्र कृषकों को गृहपति कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आपसे पूछ दिया कि गृहपति मुख्यतः किस प्रकार के लोग होते थे? तो आपके पास ऑप्शन होंगे छोटे और स्वतंत्र किसान, बड़े जमींदार होते थे, राजा के मंत्री होते थे या विदेशी व्यापारी होते थे। तो सही आंसर हो जाएगा छोटे और स्वतंत्र किसान जो है वो गृहपति कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है महाजनपद काल में व्यापारिक काफिले के नेता को क्या कहा जाता था? तो महाजनपद काल में व्यापारिक काफिला का जो नेता होता था उसको क्या कहा जाता था? आपके पास ऑप्शन है सार्थवाह कहा जाता था, श्रेष्ठीन कहा जाता था, ग्रामीणी कहा जाता था या गोप कहा जाता था। सही आंसर क्या हो जाएगा? सार्थवाह कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाजनपद काल में नगरों के चारों ओर ईंटों की किलेबंदी का पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो आपके पास ऑप्शन है कौशाम्बी इलाहाबाद से मिला है, हस्तिनापुर से मिला है, उज्जैन से मिला है या पाटलिपुत्र से मिला है। तो आपको महाजनपद काल में नगर के चारों ओर ईंट की किलेबंदी का पुरातात्विक साक्ष्य जो है आपको कहाँ से मिला है? तो कौशाम्बी से मिला है जो इलाहाबाद या प्रयागराज के पास स्थित है। नेक्स्ट देखिए, कौशाम्बी में मिली ईंट की दीवार का निर्माण लगभग कितने वर्ष पूर्व माना जाता है? तो आपके पास ऑप्शन है 2500 वर्ष पूर्व, 3500 वर्ष पूर्व, 1000 वर्ष पूर्व या 4000 वर्ष पूर्व। तो सही आंसर हो जाएगा 2500 वर्ष पूर्व। कौशाम्बी में जो मिली है ईंट की दीवार वो 2500 ईसा पूर्व की मानी जाती है, 2500 वर्ष पूर्व की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाजनपद काल में करों का नियमित संग्रह किस बात का सूचक था? इस बात का सूचक था कि वह एक सुदृढ़ राज व्यवस्था और प्रशासनिक ढांचे का विकास होता था। इससे अर्थव्यवस्था का सूचक था, कृषि के विनाश का सूचक था या केवल युद्ध का सूचक था? तो सही आंसर था कि महाजनपद काल में कर के नियमित संग्रह जो है एक सुदृढ़ राज व्यवस्था और प्रशासनिक ढांचे का विकास का सूचक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल में समाज में महिलाओं की स्थिति ऋग्वैदिक काल की तुलना में क्या बदलाव आया था? यानी जो उत्तर वैदिक काल में समाज में स्थिति थी महिलाओं की और वैदिक काल में समाज में स्थिति थी महिलाओं की, उसमें दोनों में क्या अंतर आया था?
आपके पास ऑप्शन क्या है, स्थिति में गिरावट आई और उन्हें यज्ञों और सभाओं में भाग लेने से रोका जाने लगा, स्थिति बेहतर हुई, वे राजा बनने लगी, या कोई बदलाव नहीं आया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई, वो यज्ञों और सभाओं में भाग लेने से उन्हें रोका जाने लगा। ऋग्वैदिक काल में ये चीज़ नहीं होता था। ऋग्वैदिक काल में बहुत सारी विदेशी महिलाओं जो हैं उसमें योगदान देती हैं, जबकि उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आ गई और यज्ञों और सभाओं में भाग लेने से उन्हें रोका जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण ग्रंथ का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो आपके पास ऑप्शन है यज्ञों और अनुष्ठानों के विधि विधानों की व्याख्या करना, युद्ध के नियम बनाना, व्यापार के नियम बताना, या औषधियों की जानकारी देना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, वैदिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण ग्रंथ का मुख्य उद्देश्य यज्ञों और अनुष्ठानों के विधि विधानों की व्याख्या करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल में किन दो महाजनपदों के बीच अक्सर सर्वोच्चता के लिए संघर्ष होता रहा। तो आपके पास ऑप्शन है मगध और अवंती के बीच, कुरु और पंचाल के बीच, गंधार और कंबोज के बीच, या मल और अस्मक के बीच। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा मगध और अवंती के बीच ये अक्सर सर्वोच्चता के लिए संघर्ष होता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अजात शत्रु किस वंश का शासक था। तो आपके पास ऑप्शन है हरेक वंश, शिशुनाग वंश, नद वंश, यह मौज वंश। तो सही आंसर हो गया अजात शत्रु हरेक वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिंबिसार ने मगध साम्राज्य विस्तार के लिए किस राजवंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। तो आपके पास ऑप्शन है लिच्छवी, कौशल और मद्र के साथ, केवल शक के साथ, केवल यवन के साथ, या केवल कुरु के साथ। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, लिच्छवी, कौशल और मद्र के साथ इसने संबंध स्थापित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महापद्नंद किस वंश का संस्थापक था। तो आपके पास ऑप्शन है नंद वंश का, हर्यक वंश का, मौर्य वंश का, या गुप्त वंश का। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, महापद्नंद जो है नंद वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्रा किन नदियों के संगम के पास स्थित है। आपके पास ऑप्शन है गंगा और सोन नदी, गंगा, यमुना और चंबल नदी, नर्मदा और ताप्ती नदी, झेलम और चिनाब नदी। तो सही आंसर हो जाएगा गंगा और सोन नदी। मगध की जो साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्रा, वो गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाजनपद काल में नगर को पुर या नगर कहा जाता था, इसका मुख्य केंद्र क्या होता था। मुख्य केंद्र क्या होता था। आपके पास ऑप्शन है व्यापार, शिल्प और प्रशासन, केवल खेती, केवल जंगल, या केवल पशुपालन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, महाजनपद काल में जो नगर को पुर या नगर कहा जाता था उसका मुख्य केंद्र होता था व्यापार, शिल्प और प्रशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में अंतर्जित खेड़ा पुरास्थल किस धातु के उपयोग के लिए विशाल साक्ष्य मिले हैं। तो आपके पास ऑप्शन है लोहे के औजार और हथियार के, केवल तांबा के, केवल कांस्य के, या केवल सोना के। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर आपका पास हो जाएगा लोहे के औजार और हथियार के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाजनपद काल में भाग शब्द का प्रयोग किसके लिए होता था। तो आपके पास ऑप्शन है कृषि कर के लिए भाग शब्द का प्रयोग होता था जो 1/6 होता था उपज का, भूमि के टुकड़ा के लिए प्रयोग किया जाता था, राज्य के हिस्सा के लिए किया जाता था, या यज्ञ का हिस्सा के लिए किया जाता था। तो महाजनपद काल में भाग शब्द जो है वो कृषि कर के रूप में इस्तेमाल किया जाता था जो उपज का 1/6 भाग होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाजनपद काल में लोहे के फाल से खेती करने से समाज में क्या परिवर्तन आया। तो आपके पास ऑप्शन है खदान उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि देखने को मिली और नगरीकरण को बढ़ावा मिला, खेती बंद हो गई, लोग शहर छोड़कर भाग गए, या अकाल पड़ गया। तो सही आंसर होगा खदान उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि देखने को मिली और नगरीकरण को बढ़ावा मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वजी संघ के कुल कितने गण या राज शामिल होते हैं। तो वजी संघ में आपके पास 8 गण थे, 4 गण थे, 12 गण थे, या 16 गण थे। तो वजी संघ में 8 गण हुआ करते थे जिसको अष्टकुलिक कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वजी संघ का सबसे प्रमुख और शक्तिशाली कुल कौन सा था। तो आपके पास ऑप्शन है वो लिच्छवी था, शाक्य थे, ज्ञात्रिक थे, या विदेह था।
तो सही आंसर क्या हो जाएगा, लिच्छवी जो है वह वजिर संघ का सबसे प्रमुख और शक्तिशाली कुल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिच्छवियों की राजधानी कौन सी थी? आपके पास ऑप्शन है वैशाली थी, राजगीर था, चंपा थी या श्रावस्ती थी। तो सही आंसर हो जाएगा लिच्छवियों की राजधानी वैशाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अजात शत्रु ने वजिर संघ को कमजोर करने के लिए क्या चाल चली थी? आपके पास ऑप्शन है अपने मंत्री वस्कार द्वारा वजिर संघ के राजाओं के बीच फूट डलवाई, केवल जल मार्ग बंद किया, विदेशी सेना बुलाई या पूरी वैशाली को जला दिया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, अपने मंत्री वस्कार द्वारा वजिर संघ के राजाओं के बीच फूट डलवाने की कोशिश की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है बुद्ध के अनुसार वजिर संघ की ताकत का मुख्य आधार क्या था? तो बुद्ध ने इनको बताया था कि उनकी ताकत का यानी वजिर संघ की ताकत का मुख्य आधार जो है उनकी पारस्परिक एकता, नियमित सभाएं और परंपराओं का सम्मान करना है, उनकी विशाल लोहे की सेना है, उनके पास अत्यधिक सोना होना या उनकी अभेद्य दीवार। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, उनकी पारंपरिक एकता, नियमित सभाएं और परंपराओं का सम्मान करना ही वजिर संघ की सबसे मुख्य ताकत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल में कौन सी 4 प्रमुख आश्रमों की अवधारणा विकसित होने लगी थी? तो आपको बताना कि वो 4 प्रमुख आश्रम कौन कौन थे। आपके पास ऑप्शन है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, या केवल गृहस्थ और संन्यास, केवल बाल और बुद्ध, या धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 आश्रमों की अवधारणा विकसित उत्तर वैदिक काल में होने लगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि महाजनपद काल में सिक्कों के प्रचलन से व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा? तो आपके पास ऑप्शन है व्यापार अत्यंत आसान और सुगम हो गया, वस्तु विनिमय प्रणाली पर निर्भरता कम हो गई, व्यापार बंद हो गया, केवल राजा व्यापार करने लगे या केवल विदेशी व्यापार हुआ। तो सही आंसर हो गया कि महाजनपद काल में सिक्कों का जब प्रचलन शुरू हो गया तो व्यापार पर अत्यंत आसान हो गया, सुगम हो गया और वस्तु विनिमय प्रणाली की पर निर्भरता कम हो गई। जो वस्तुओं को एक्सचेंज किया जाता उसकी निर्भरता कम हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मगध के किस शासक को सर्वक्षत्रांतक यानी सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है? तो आपके पास ऑप्शन है महापद्मनंद, बिंबिसार, अजातशत्रु या घनानंद। तो सही आंसर हो जाएगा महापद्मनंद। मगध के ये शासक हुआ था जिसको सर्वक्षत्रांतक कहा जाता है, यानी सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला इसको कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाजनपद काल में कौन सा नगर सूती वस्त्रों और व्यापारों के लिए प्रसिद्ध था? तो आपके पास ऑप्शन है वाराणसी या काशी, तक्षशिला, कौशाम्बी या वैशाली। तो सही आंसर हो जाएगा वाराणसी या काशी जो है सूती वस्त्रों और व्यापार के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी जो शिक्षा और व्यापार का बड़ा केंद्र मानी जाती थी? तो आपके पास ऑप्शन है गंधार, कंबोज, कुरु या सुरसेन। तो देखिए गंधार का राजधानी जो थी वो तक्षशिला थी, कंबोज का हाटक था, कुरु का आपका हस्तिनापुर था और सुरसेन का मथुरा था। इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुरसेन महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? सुरसेन के आपको राजधानी अभी मैंने बताया था कि आपके पास ऑप्शन है मथुरा, उज्जैन, विराटनगर या श्रावस्ती। तो सुरसेन का राजधानी मथुरा हुआ करती थी। सुरसेन जो है महाजनपद में से एक था। नेक्स्ट देखिए, मत्स्य महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो आपके पास ऑप्शन है विराटनगर था, मथुरा था, तक्षशिला था या इंद्रप्रस्थ था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, विराटनगर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुरु महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो आपके पास ऑप्शन है इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर, कौशाम्बी, अयोध्या या राजगिरी। तो सही आंसर हो जाएगा इंद्रप्रस्थ। नेक्स्ट देखिए, दक्षिण भारत का स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा था? यानी कौन सा एकमात्र जनपद है जो दक्षिण भारत में स्थित था? आपके पास ऑप्शन है अस्मक था, अवंती था, छेदी था या मल था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, अस्मक जो है दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्मक महाजनपद किस नदी के तट पर स्थित था? आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? गोदावरी नदी के तट पर था, नर्मदा नदी के तट पर था, कृष्णा नदी के या कावेरी नदी के? तो सही आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अवंती महाजनपद की 2 राजधानियां हुआ करती थी। ठीक है, आपको बताना है कि अवंती की जो 2 राजधानियां थी वो कौन कौन थी। आपके पास ऑप्शन है उज्जैन उत्तर का और दक्षिण का महिष्मती, दूसरा है तक्षशिला और पुष्कलावती, तीसरा है राजगीर और वैशाली, चौथा है महिष्मती और कौशाम्बी। तो सही आंसर हो जाएगा उज्जैन और महिष्मती। ये उत्तरी अवंती का और एक दक्षिणी अवंती की राजधानी हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है कि महाजनपद काल में राजाओं की शक्ति का मुख्य स्रोत क्या होता था? अस्थायी सेना, नियमित कर व्यवस्था और दुर्ग निर्मित राजधानियाँ, केवल धार्मिक मंत्र, केवल जनता का प्यार या केवल विदेशी सहायता? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अस्थायी सेना, नियमित कर व्यवस्था और दुर्ग निर्मित राजधानियाँ जो है महाजनपद काल के राजाओं की शक्ति का मुख्य स्रोत थी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है चित्रित घूसर यानी PGW का प्रयोग मुख्यतः किस वर्ग के लोग किया करते थे? आपके पास ऑप्शन है विशेष अवसरों के पर उच्च वर्ग या अमीर वर्ग के लोग भोजन के लिए, केवल दास करते थे, केवल विदेशी करते थे या केवल किसान करते थे? तो सही आंसर हो जाएगा विशेष अवसरों पर उच्च वर्ग या अमीर वर्ग के लोग जो है भोजन के लिए जो है चित्रित घूसर पात्रों का उपयोग किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है महाजनपद काल में के संदर्भ में नगरीकरण को कौन सी क्रांति कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है द्वितीय नगरीकरण, प्रथम नगरीकरण, तृतीय नगरीकरण या औद्योगिक क्रांति? तो सही आंसर हो जाएगा द्वितीय नगरीकरण यानी सेकंड अर्बनाइजेशन के नाम से इनको जाना जाता है महाजनपद काल को, जो 6वीं शताब्दी से 4वीं शताब्दी के बीच हुई थी। और ये अंतिम क्वेश्चन है राज राजा और प्राचीन गणराज्य अध्याय से मुख्य रूप से भारतीय इतिहास के किस कालखंड के लिए राजनीतिक बदलाव को समझाता है? तो आपको बताना है सही आंसर क्या होगा? उत्तर वैदिक काल के महाजनपद काल जो 3000 से 2500 वर्ष पूर्व का काल था, पाषाण काल को, हड़प्पा काल को या मौर्योत्तर काल को? तो सही आंसर हो जाएगा उत्तर वैदिक काल से महाजनपद काल तक जो 3000 से 2500 वर्ष पूर्व का काल था, उसको ये अध्याय जो है भारतीय इतिहास के कालखंड में राजनीतिक बदलाव को समझाता है। उम्मीद है प्रश्न आपको पसंद आए होंगे, तो हमारे साथ वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।